today's topic is Indo-Pacific Economic Framework, है ना? This is a new initiative, है ना? Which was started in 2021, है ना? 2021 में स्टार्ट किया गया है इस तरह का एक फ्रेमवर्क, है ना? ये फ्रेमवर्क क्या है और इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है और इंडिया का क्या स्टैंड है इस फ्रेमवर्क पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो न्यूज क्या है? न्यूज है कि रिसेंटली जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, है ना, उन्होंने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को एड्रेस किया है इंडिया की तरफ से, है ना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ है, यानी मिनिस्ट्री लेवल पे जो मीटिंग हुआ है यूएस में, उसको एड्रेस किया है ना। इंडिया ने वेयर इंडिया डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द फेयर एंड रेसिलिएंट ट्रेड पिलर्स। देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर 4 पिलर्स हैं, जिसमें से इंडिया ने 3 पिलर्स को एग्री किया है ना। 3 पिलर के साथ इंडिया एग्री है, बट जो चौथा पिलर है ना, वो फेयर एंड रेसिलिएंट ट्रेड, उससे इंडिया डिसाइड किया है कि उससे दूर रहेगा, मतलब उसको वो एग्री नहीं कर रहा है, इंडिया उसको एग्री नहीं कर रहा है। बाकी जो 3 पिलर है जिसको इंडिया ने एग्री किया है, इंडिया एग्री टू 3 आउट ऑफ 4 पिलर्स विच आर सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी। इन 3 पिलर्स को इंडिया ने एग्री किया है। बाकी जो चौथा पिलर है उससे इंडिया एग्री नहीं है और वो अभी उसने डिसाइड किया है कि इससे दूर रहना है ना। तो सबसे पहले कि आईपीईएफ क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है? मिडिल ईस्ट से लेकर, है ना, मिडिल ईस्ट से लेकर और पूरा जो पैसिफिक जो पूरा एरिया है उसको कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन, है ना। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जितने भी लगभग कंट्री आते हैं वो इस रीजन में आते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंडो पैसिफिक की जो कंट्री है उन्होंने एक साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। एक ढांचा तैयार किया है कि इस तरह से हमें ट्रेड करना है, इस तरह से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो इट इज यूएस लेड इनिशिएटिव, यूएस ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है ना, दैट एम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होंगे, और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कोई भी हो सकता है, इंडो पैसिफिक रीजन का कोई भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका मेंबर हो सकता है, और मेंबर्स के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, ये इसका लक्ष्य है ना। इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना ये लक्ष्य है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। इकोनॉमिक पार्टनरशिप में मेन क्या आता है? ट्रेड आता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। तो उस पार्टनरशिप को मजबूत करना यही लक्ष्य है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। इट वाज लॉन्च इन 2021 में ये लॉन्च किया गया विथ अ डजन इनिशियल पार्टनर्स। शुरुआत में 12 पार्टनर्स ने मिलके स्टार्ट किया इसे। अभी इसमें इंडिया के अलावा 13 पार्टनर, टोटल 14 पार्टनर हैं अभी करंट में, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में 12 पार्टनर थे, जिसमें से जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोगों को अगर मिला लिया जाए तो वर्ल्ड जीडीपी का 40% रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बहुत बड़ा एक समझिए कि अभी तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा ये, है ना, सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होगा। ओके, क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी का 40% ये सारे मेंबर्स कंट्री आईपीएफ के जो मेंबर कंट्री होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं, 40%। आईपीएफ इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहां पे ये ध्यान देना है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जहां पे ट्रेड बैरियर्स को या तो मिनिमम कर दिया जाता है या तो खत्म कर दिया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझ रहे हैं ना, जहां पे ट्रेड बैरियर्स को या तो मिनिमम कर दिया जाता है या तो खत्म कर दिया जाता है। ट्रेड बैरियर्स 2 तरह के होते हैं, है ना, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स मतलब टैक्स से रिलेटेड बैरियर्स, है ना। जैसे आप किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, है ना, वहां अपने सामान को बेचना चाह रहे हैं, लेकिन उसने एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है, जिसके कारण आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है और इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो वहां के मार्केट में महंगा हो जाता है। तो इसको कहेंगे टैरिफ बैरियर, यानी टैक्स से रिलेटेड जो भी बैरियर्स है, जो ट्रेड में बाधा आ रही है, उसको कहेंगे टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे क्वालिटी से रिलेटेड इशू, है ना, क्वालिटी से रिलेटेड इशू। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया के अल्फांसो मैंगो को कई बार यूरोप में रोक दिया गया है,
ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सैनिटी, मतलब कि नॉन हाइजीनिक कहकर उस प्रोडक्ट को अगर रोक दिया जाता है, उसको बेचने नहीं दिया जाता है, एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो उसे कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। यानी टैक्स के अलावा जो दूसरे तरह के बैरियर्स होंगे वो नॉन टैरिफ बैरियर्स होंगे। तो दो तरह के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, या तो उसको एकदम से मिनिमम कर दिया जाता है बैरियर्स को, चाहे वो टैरिफ हो चाहे नॉन टैरिफ बैरियर हो, या तो उसे जीरो कर दिया जाता है ना। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसका मकसद जो भी पार्टनर कंट्रीज होंगे उनके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना, मजबूत करना है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग है ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है कि जो बैरियर्स हैं उसको कम कर देना है। इसमें क्या होगा, इसमें निगोशिएशन कर सकते हैं, है ना, उन बैरियर्स को कम करने के लिए निगोशिएट कर सकता है एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ, है ना। जैसे यूएस और इंडिया मेंबर्स है इसका, तो इंडिया यूएस के साथ नेगोशिएट कर सकता है कि आप उस बैरियर को कम कीजिए, है ना। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, एक ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा जिससे बैरियर्स को कम करने के लिए नेगोशिएट करना आसान हो जाएगा। बट अलाउ मेंबर्स टू नेगोशिएट द पार्ट्स दे वांट टू, है ना। जो 4 पार्ट्स हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, फेयर एंड रेसिलिएंट ट्रेड, इन चारों में किसी पार्ट के लिए आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि, है ना, किसी कंट्री के साथ आप नेगोशिएट करके उसके साथ उस बैरियर को हटा सकते हैं। तो ये जो हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो 4 पिलर पे खड़ा है ना। इसके 4 पिलर हैं, 4 पिलर। पहला है सप्लाई चेन रेसिलियंस। सप्लाई चेन क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है ना, उसका जो सिस्टम होता है, उसका जो चेन होता है, उसी को कहा जाता है सप्लाई चेन, है ना। सप्लाई चेन क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट होता है उसे कहा जाता है सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन रेसिलियंस का मतलब है आसान बनाना और उसको सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना। अब जैसे एग्जांपल, जैसे इंडिया जापान से कुछ चाहता है ना, तो इंडिया और जापान का ऐसा सप्लाई चेन मजबूत है इंडिया जापान का कि यहां से तुरंत ऑर्डर हो, वहां से तुरंत इंडिया उसे इंपोर्ट कर ले। तो जब सप्लाई चेन मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है, उसी को कहते हैं रेसिलियंस, है ना, मजबूत, सुदृढ़। तो वहां पे ट्रेड में बैरियर्स नहीं आता है ना, ट्रेड आराम से हो जाता है सप्लाई चेन। मान लिया चाइना ने कुछ सामान मंगाया या अमेरिका ने इंडिया से, और इंडिया का सप्लाई चेन उतना अच्छा नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है, टाइम पे वहां डिलीवरी नहीं कर पाया, तो वो ट्रेड मजबूत रहेगा नहीं रहेगा। फिर वो दूसरे कंट्री ढूंढेगा, है ना, जहां पे सप्लाई चेन अच्छा हो। जैसे चाइना का सप्लाई चेन बहुत अच्छा माना जाता है। और सप्लाई चेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर, जो यूनिट होता है वो है लॉजिस्टिक, है ना। लॉजिस्टिक एक तरह का सिस्टम है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर उसको लोडिंग से लेकर हर चीज उसमें आता है, हैंडलिंग से लेकर लोडिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सिस्टम को मिलकर लॉजिस्टिक बोला जाता है। तो लॉजिस्टिक सर्विस जिस कंट्री का अच्छा होता है उसका सप्लाई चेन भी अच्छा होता है ना। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब है, यानी जितने भी मेंबर्स कंट्री होंगे, जैसे 14 मेंबर कंट्री है, इंडिया के अलावा 13 कंट्री और हैं, उनके बीच में सप्लाई चेन अच्छा बनाना, है ना, उसको सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना। दूसरा क्या है, इसके लिए एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। दूसरा है क्लीन एनर्जी, है ना। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी नेगोशिएशन एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। जैसे किसी कंट्री के पास क्लीन एनर्जी है ना, किसी मेंबर कंट्री के पास, वो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर सोलर एनर्जी, या फिर विंड एनर्जी, है ना, प्रोड्यूस कर रहा है वो कंट्री, तो वो दूसरे कंट्री के साथ शेयर कर सकता है ना, दूसरे कंट्री के साथ वो एनर्जी शेयर कर सकता है, या फिर उसको टेक्निक बता सकता है कि आप कैसे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें भी नेगोशिएशन संभव है ना। तो जो भी मेंबर कंट्री होंगे वो एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। तीसरा है, और क्लीन एनर्जी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, है ना। सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। फ्रेमवर्क मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, कि ऐसे हर जितने भी मेंबर कंट्री हो उनको वो रूल फॉलो करना होगा, है ना। जो भी एग्री है, जैसे इंडिया सप्लाई चेन से एग्री है, सप्लाई चेन रेजिलियंस से एग्री है, क्लीन एनर्जी से एग्री है
है ना, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन वाले जो पिलर है, इस तीनों से एग्री है, फेयर एंड रेसिलिएंट ट्रेड से एग्री नहीं है। तो जो भी कंट्रीज एग्री होंगे इस सारे पिलर से, उनको इससे रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क होगा, जो भी रूल्स होगा, उनको फॉलो करना होगा। यानी क्लीन एनर्जी, अगर एक कोई रूल बनता है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, है ना, इस फ्रेमवर्क के अंदर कि 60% आपको क्लीन एनर्जी यूज करना है, तो अगर जो भी कंट्री इससे एग्री होगा, उसको उस रूल को फॉलो करते हुए अपने यहाँ 60% क्लीन एनर्जी को इंश्योर करना होगा, है ना। यानी अगर इंडिया एग्री करता है, एग्री किया है क्लीन एनर्जी से, तो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी रूल बनेगा, जो भी फ्रेमवर्क तैयार होगा आईपीएफ के अंदर, तो उसको इंडिया को फॉलो करना होगा। फिर है टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन। टैक्सेशन से रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, है ना, एंटी करप्शन से भी, ताकि करप्शन को कम हो सके। फेयर एंड रेसिलिएंट ट्रेड में इंडिया ने एग्री नहीं किया है। फेयर एंड रेसिलिएंट ट्रेड में इंडिया ने एग्री नहीं किया है। कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क हैं जिसपे इंडिया एग्री नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंडिया को डर है कि इंडिया के साथ या दूसरे डेवलपिंग कंट्री के साथ इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या होगा, बायसनेस हो सकता है ना, बायसनेस आ सकता है ना। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट से रिलेटेड जो रूल बनेगा, है ना, यानी क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो रूल बनेगा, उसमें क्या होगा, सारे कंट्रीज को बोला जाएगा कि क्लीन एनर्जी पे काम कीजिए, है ना, एनवायरमेंट को कम से कम पॉल्यूट कीजिए। तो डेवलप कंट्री तो अपना काम कर चुके हैं, है ना, डेवलप कंट्रीज का तो नीड पूरा हो चुका है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री अभी किस फेज में है, डेवलपमेंट के फेज में है। उन्हें तो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का। अब मान लीजिए क्लीन एनर्जी से उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कोयला तो यूज करेंगे ना, क्योंकि वो डेवलपिंग फेज में है ना। तो डेवलपिंग फेज में है तो उन्हें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब डेवलप कंट्री तो अपने एनर्जी का रिक्वायरमेंट पहले पूरा कर चुके हैं, अब वो क्लीन एनर्जी से भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, तो वो सिर्फ क्लीन एनर्जी से काम उनका नहीं चल सकता है। तो कुछ ऐसे फ्रेमवर्क, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो डेवलपिंग कंट्री के लिए बायस्ड हो सकता है ना, डेवलपिंग कंट्री के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए इंडिया ने कुछ रूल्स और फ्रेमवर्क को नहीं माना है ना। जैसे इसमें से एक और फ्रेमवर्क है, वो डिजिटल गवर्नेंस को लेकर, है ना, जिसमें फेयर एंड रेसिलिएंट ट्रेड के अंदर आता है, वो डिजिटल गवर्नेंस को लेकर। अब डिजिटल गवर्नेंस में कुछ रूल बनाए गए हैं, है ना, कि इसको जितने भी मेंबर्स कंट्री होगा उनका ऐसे डिजिटल गवर्नेंस होगा, उनके डाटा को शेयर किया जाएगा, है ना। लेकिन इंडिया अभी किस और कमिटमेंट है, इंडिया का किस और कमिटेड है, सेफ्टी को लेकर, है ना, प्राइवेसी को लेकर, डेटा सेफ्टी को लेकर इंडिया कमिटेड है अभी। और अगर ये निगोशिएशन को मान लेता है, फ्रेमवर्क को मान लेता है, तो इसे डेटा को शेयर करना होगा, है ना, जो भी मेंबर कंट्री है उनके साथ। तो इसीलिए इंडिया इस फ्रेमवर्क के कुछ रूल्स के साथ एग्री नहीं कर रहा है ना। उसके पीछे यही कारण है, उसका वही कारण है कि उसे लगता है कि डेवलपिंग कंट्री के साथ बायस्ड, ये रूल जो है वो बायस्ड है ना, उनके साथ फेयर नहीं हो पाएगा। दूसरी चीजें, इंडिया का अपना कमिटमेंट है यहाँ के लोगों के लिए, है ना, तो वो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इस फ्रेमवर्क को एग्री नहीं कर सकता है। जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस की बात हुई, डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड अगर यहाँ पे फ्रेमवर्क बनता है जो कि इंडिया का जो एस्पिरेशन है, इंडियन पीपल के जो एस्पिरेशन है उसके खिलाफ होगा, तो इंडिया उसको एग्री नहीं करेगा। अभी यूएस का कहना था कि इंडिया ये चाह रहा है कि जो डेटाबेस है ना, जो डेटाबेस है उसका लोकलाइजेशन हो। अभी डेटा कहां जाता है, जो सर्वर है वो अमेरिका में है। हम जो भी डेटा शेयर करते हैं ना सोशल मीडिया में, वो कहां जाता है, पहले यूएस में, है ना, सर्वर वहां पे है, यूएस में है, और उसके बाद हमारे तक पहुंचता है। जैसे हमें व्हाट्सएप पे हमने कुछ भेजा, तो डेटा पहले कहां जाएगा, या फेसबुक पे कुछ भी काम किया हमने, वो डेटा पहले यूएस में जाएगा, और यूएस के बाद ट्रांसफर फिर से आता है जहां पे हम भेज रहे हैं, यानी सर्वर कहां है, यूएस में। और इंडिया चाहती है कि सर्वर जो है वो लोकलाइज हो जाए, है ना, डेटा लोकलाइज हो जाए, है ना, वहां तक ना पहुंचे डेटा, इससे डेटा ब्रीच हो सकता है। तो यूएस का कहना है कि इंडिया चाहता है कि जो सर्वर है वो लोकलाइज हो जाए, डेटा लोकलाइज हो जाए, इसीलिए इंडिया इस निगोशिएशन को, इस फ्रेमवर्क को नहीं मान रहा है ना। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं, अभी इस पे निगोशिएशन चल रहा है, तो आगे और भी चीजें क्लियर होंगी। अभी ये इनिशियल स्टेज पे, अभी तो निगोशिएशन ही हुआ है, अभी मीटिंग हुई है कॉमर्स मिनिस्टर्स की,
इसमें क्या निकल के आता है, इंडिया ने अभी तक अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। ये इस निगोशिएशन तीन पिलर के साथ तो एग्री है, लेकिन चौथा पिलर को नहीं मानने के लिए तैयार है ना। और इसके कारण इंडिया चौथे पिलर में इसको कुछ प्रॉब्लम है ना। इसे लग रहा है कि डेवलपिंग कंट्री के साथ क्या होगा, फेयर नहीं हो पाएगा, है ना, बाइस्ड होगा ये फ्रेमवर्क। या फिर इसे लग रहा है कि जो इंडिया का जो एस्पिरेशन है खासकर डेटा डिजिटल गवर्नेंस को लेकर, वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर इस फ्रेमवर्क को मानता है तो। इसी के कारण इंडिया ने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया है ना। तीन पिलर के साथ ये एग्री कर रहा है, लेकिन चौथा पिलर ये एग्री नहीं करता है। इसीलिए पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं कि पूरी तरह से इंडिया इसको एग्री किया है ना। अभी भी इसका इंडिया का स्टैंड आईपीईएफ को लेकर क्लियर नहीं है। करेंटली जो आईपीईएफ है उसमें 13 कंट्रीज है इंडिया के अलावा। उसमें कौन कौन है, जो कि ज्यादातर पैसिफिक ओशियन के कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है ना, साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ब्रुनई, आइलैंड कंट्री है। इंडोनेशिया के पास है ब्रुनई, फिलीपींस इंडोनेशिया के पास, है ना। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, फिजी है। फिजी भी पैसिफिक ओशियन का बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है ना, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और यूनाइटेड स्टेट एंड वियतनाम है। तो ये सारे कंट्रीज हैं आईपीईएफ के अंदर, है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज अभी डेवलपिंग फेज में है ना। डेवलप कंट्री में आपको सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, है ना, ये सारे कंट्रीज हैं, जापान, ये सब डेवलप कंट्रीज में है। बाकी मैक्सिमम कंट्रीज आपका डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज को कंसर्न है कि डेवलपिंग कंट्रीज को इससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए कई सारे डेवलपिंग कंट्री ने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, अभी नेगोशिएशन चलता ही जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है ना।